हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। क्या है गाइस आज है थर्ड ईयर वालों की एग्जीबिशन है, वर्कशॉप। थर्ड ईयर वालों ने एक वर्कशॉप अरेंज की है और इसका सारा क्या बोलते हैं क्रेडिट जाता है हमारी शिवाली मैम को, क्योंकि उन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया, सबसे प्रोजेक्ट बनवाए हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे आपको प्रोजेक्ट और इन लोगों से पूछते भी है क्या सबने वर्किंग प्रोजेक्ट बनाया, सब वर्किंग प्रोजेक्ट बनाया है, कैसे वर्क करते हैं और क्या है पूछते हैं। मैडम आपका नेम क्या है? मोनिका ठाकुर. मोनिका, तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? So here we with the project of the hemodialysis. Hemo means blood, dia means through, and lysis means the splitting. Here we do the splitting of the blood toxins through the dialyzer, which act as a artificial kidney and also act as a filter. So this hemodialysis process is used when the kidney is not working properly and suffering from the some diseases such as renal failure. So we use this dialyzer, and the process starts from the minor surgery which is done by the doctors. First we do the surgery of the arteries and the veins. After the surgery, the blood flows through the with the artery which contains the toxin and the waste, and that blood passed into the blood pump, and after this the blood flows to the dialyzer. Here we also use the heparin pump which prevent the clotting of the blood, so blood cannot clot. And dialyzer pressure monitor, it monitors the pressure of the blood so that blood cannot go above through the maximum pressure, means 80 to 120 जो हमारा है ब्लड प्रेशर क्या होता है, सुटेबल होता है, ठीक है। और यहाँ से सुटेबल होता है, फिर यहाँ डायलाइजर में जाएगा, यहाँ से ब्लड जो है फिल्टर होगा। इस डायलाइजर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट है, और यहाँ पे साथ में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू जो है टॉक्सिन और वेस्ट इसके बाहर जाता है, और जो हमारे एसेंशियल प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में ही पास हो जाते हैं ताकि वो हमारे जो पेशेंट है उसको वो प्रोवाइड हो सके। क्योंकि हमारा जो इसमें काम है वो हमारा काम है फिल्टर करना ब्लड को, क्योंकि जो किडनी है वो उसका काम जो होता है ब्लड को फिल्टर करना होता है, और जो फ्लूइड हम कंज्यूम करते हैं उसको वो फिल्टर आउट करता है। तो जो हमने यहाँ पे टॉक्सिन वाला जो हमारा फिल्टर आउट हुआ है वो यहाँ पे यूज डायलाइजर में आ जाएगा, और जो फ्रेश डायलाइजिंग है उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे यूज किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आवर प्रोजेक्ट। एनी क्वेश्चन? थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन इसका डायलिसिस कर दूं? हाँ। इसका डायलिसिस भी हो सकता है। एनी क्वेश्चन? हाँ, मतलब आप अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताओ। हाँ जी, आप अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताओ। वी आर द स्टूडेंट ऑफ द BSc सेकंड ईयर इन आवर ग्रुप with 3 people. हिंदी में बोल सकते हो आप। हम ऐसे ही 3 बोलिए। people खड़े हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? इशिता चौहान। इशिता, तो कितना टाइम लगा आपको मतलब ये प्रोजेक्ट बनाने? इसको बनाने में एक रात पूरी लगी है रात? हमें। सिर्फ एक रात, 4 to 5 hours। सिर्फ बोलो ना फिर पीछे से। सिर्फ। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? आयुषी। मुझे कट कर देना। ये नहीं आना चाहती व्लॉग में। थैंक यू सो मच यार। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला ठाकुर है और मैं BSc सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। मतलब सेकंड ईयर वालों ने ही सारा प्रोजेक्ट बनाया जितने भी आपके हैं? नहीं, ये सारे थर्ड ईयर वाले हैं और हम मुश्किल से थोड़े ही सेकंड ईयर वाले हैं हम तो। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था इस वजह से। हमारा इंटरेस्ट नहीं था, हमें शिवाली मैम ने कहा कि तुम्हें बनाना ही होगा तो हमने बना दिया। तो क्या बताना चाहेंगे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में? तो ये मैंने इनर वर्किंग ऑफ वैक्यूम क्लीनर बनाया है कि इसके अंदर का मैकेनिज्म कैसा होता है, मैंने बताने की कोशिश की है। हल्का सा जोर से बोलो, ये लो। ठीक है। जब मैं ये सर्किट अपना कंप्लीट करूँगी तो मेरा ये प्रोपेलर घूमने लग जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मोटर अटैच की है। जब ये घूमने लग जाएगा तो यहाँ इस रीजन में जो एयर मॉलिक्यूल्स है इन होल्स के थ्रू बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ उसको कंपनसेट करने को आएगा ताकि हमारा प्रेशर बैलेंस आउट हो सके। इसीलिए अब एयर यहाँ से अंदर की ओर फ्लो करेगी और साथ में अपने डस्ट पार्टिकल्स को भी साथ लाती है, जो वैक्यूम क्लीनर की वर्किंग होती है, इसीलिए वो अंदर को सक करती है। एक सक्शन फोर्स यहाँ पे इस तरह से जनरेट होता है। अब आपकी एफिशिएंसी ऑफ वैक्यूम क्लीनर इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका ये प्रोपेलर कितनी अच्छी वेलोसिटी से घूमता है। जितनी अच्छी वेलोसिटी इसकी होगी इस रीजन में
उतना अच्छा लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा और उतने उसको कंपनसेट करने के लिए उतनी फास्ट वेलोसिटी से आपकी यहाँ से एयर अंदर आएगी और आपकी अच्छे से सफाई होती है और आपकी उतनी अच्छी वैक्यूम क्लीनर की एफिशिएंसी होती है, डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपेलर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपने कितने लोगों को एक्सप्लेन किया अभी तक ये मतलब वर्किंग? लगभग सब आ चुके हैं, मैं भूल चुकी हूँ कितनी बार बोल दिया है मैंने। चलो थैंक यू सो मच। मैडम आपका नाम क्या है? माय नेम इज पूजा, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हल्का सा कुछ कहना चाहें? This is the molecular structure of diamond. In diamond, each carbon atom is linked together by a strong covalent bond. और इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बस क्या? और इसके जो कार्बन एटम होते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और इसमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से डायमंड जो है सबसे हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। थैंक यू मैडम। और ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इसमें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आपका नेम क्या है? मेरा नाम कशिश गौरी है। आपका नेम क्या है? रिचना। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट किस चीज़ पे बनाया है? एक्चुअली हमने ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या फिर हाउस होल्ड वेस्ट होता है उससे हमने बायोगैस का प्रोडक्शन किया है। अब जैसे ये घर में जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, कुकिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं या फिर पावर जनरेट करनी हो तो उसके लिए बायोगैस हमने प्रोड्यूस किया है। और ये जैसे विंड मिल है तो विंड मिल भी की वर्किंग है, तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करनी हो तो उसके लिए भी ये बायोगैस हमने प्रोड्यूस की है। तो इसका इतना ही काम है। और इसके बारे में ये वेजिटेबल वेस्ट है जो भी मतलब यहाँ से हमने फील्ड से जो भी वेजिटेबल वेस्ट हमने निकाला है, तो जैसे हम इसको जैसे सड़ाएंगे और उससे फिर गैसेस प्रोड्यूस होंगी जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो इससे पूरा बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। थैंक यू सो मच। आप हल्का सा ऐड करना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल। रहा नहीं कुछ। इट प्रोड्यूस बोथ एनर्जी एंड एनिमल मैन्योर, मतलब लाइट भी प्रोड्यूस होती है और एनिमल मैन्योर भी प्रोड्यूस होता है जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज़ करते हैं। हल्का सा अपने ग्रुप मेंबर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो कैमरे के आगे नहीं आ रहे हैं? उन्होंने बहुत एफर्ट किया इसको बनाने के लिए। कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? बहुत दिन लगे, एटलीस्ट 7-8 दिन तो लगे। हाँ 7-8 हमने संडे को भी दिया इसमें। थर्ड ईयर में आप दोनों? नहीं, First फर्स्ट ईयर। हाँ जी। सल्यूट, थैंक यू सो मच। शुरू कैसे करते हैं मतलब ये बताओ अगर? हाँ, शुरू यही करना है आपने। आपका नाम क्या है? नहीं बस नहीं बोल पाऊँ, नहीं कैमरा के सामने नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाऊँ, पक्का? नहीं बोल पाऊँ। मेरा नाम संजना है। हमारा मॉडल है सोलर वाटर हीटर, तो हमने उसके लिए यूज़ किया है 5 ग्लास बॉटल और ये हमारा कंटेनर है, उसको हमने पाइप से अटैच किया है और इस बॉटल में हमने ब्लैक पेंट किया है और इस पाइप को अटैच करके हमने इसको सील कर दिया है। जैसे ही ठंडा पानी जाएगा इससे फर्स्ट बॉटल में तो वैसे हीट हो, अब जो ब्लैक कलर है वो हीट को ऑब्जर्व करता है और पानी गर्म होगा और जो गर्म पानी है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो ऊपर आएगा, वो नेक्स्ट बॉटल में फ्लो करेगा और उसी तरह ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉटल में जाएगा और वहाँ से हमारे को गर्म पानी मिलेगा। ऐसे करके ये है आपका वर्किंग मॉडल। और आप कुछ बताना चाहेंगे अपने ग्रुप के बारे में कि कितना टाइम लगा आपको प्रिपेयर करने में? इसको प्रिपेयर करने वाले को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 दिन नहीं लगा, 1 दिन में हमने ये सारा काम कर दिया। वाह, थैंक यू सो मच आप सबका। नेम क्या है मैडम? मेरा नाम एकता है, एकता चौहान। आप कौन सी है? मैं BSc फर्स्ट ईयर लाइफ साइंस की स्टूडेंट। यार फर्स्ट ईयर वाले कैसे कर रहे हैं? इतना खतरनाक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि आपने किस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाया? हमारा जो ये मॉडल है ये है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर। इस पर हमने बेसिकली बनाया है कि ये जो हमारी स्टेज है यहाँ पे हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक ये वाला स्टेज है जो अभी प्रेजेंट की स्टेज है हमारी, जहाँ पे हम पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमने जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो गया है, सॉइल पोल्यूशन भी है, मतलब पोल्यूशन की वजह से सारी चीज़ें हो गई है। पर हाँ, एक ही स्टेज है यहाँ पर जहाँ पर क्या है
फ्रेश एयर है और पेड़ पौधों को हम जितना लगा रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी हम अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका। बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कि अगर हम ना मतलब कि कोशिश तो हम बहुत करें, जैसे गंगा प्लान्स वगैरह भी आपके, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको मतलब कि आप नहीं कर सकते हो कंजर्व, मतलब दोबारा से स्टेट पे नहीं ला सकते, तो आप उसका रिड्यूस कैसे करोगे इस तक? सबसे पहले तो क्या होता है, अवेयरनेस होती है। मेनली जो आज के हमारे यूथ है, क्योंकि यूथ ही आगे जाके करेंगे, तो अवेयरनेस आप जितना ज़्यादा करोगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वैसे तो हम जैसे गवर्नमेंट भी है बहुत सारे एक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा उन्होंने वो करे हुए हैं, पर अगर इंडिविजुअल हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करें, तो शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं मे बी। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। आपका नेम क्या है? मेरा नाम अनीश है। आपका मैडम? मेरा नाम तानिया शर्मा। तानिया शर्मा। एंड आपका क्या? मेरा नाम हेमराज है। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमने आज प्रिपेयर किया हुआ है बायोप्लास्टिक, ये भी बायोप्लास्टिक है, और हमने TSO जो होता है ना, ट्री स्प्रे ऑयल, इनऑर्गेनिक, वो हमने खुद लैब में प्रिपेयर किया है, इनऑर्गेनिक तरीके से भी और एक ऑर्गेनिक तरीके से भी। तो हम उनके बीच में डिफरेंस शो कराना चाहते हैं। जो हमारा रीजन हिमाचल है, वहाँ पर ज़्यादातर होता है यूज़ TSO का बहुत ज़्यादा एप्पल्स में। तो मैक्सिमम लोग, सारे लोग, मैं कहना चाहूँगा ऑलमोस्ट 90% लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, जो मार्केट में हमें ख़रीदने को मिलता है। ठीक है, हम उसका एक अल्टरनेट लेके आए हैं जो है ऑर्गेनिक तरीके से, जो ऑलमोस्ट उसकी हाफ कॉस्ट पे अवेलेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि काफ़ी जगह स्टडीज़ हुई है जहाँ ये पता लगा है कि मतलब एक लेडी के ब्रेस्ट मिल्क में यूरिया फाउंड हुआ, कभी सुनने में आता है कि प्लास्टिक निकला। ये सब चीज़ें, अब कोई प्लास्टिक तो खा नहीं रहा है, यूरिया डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहा। जो हम चीज़ें खाते हैं, ये प्लांट्स, सब्जियां, इन चीज़ों में ही हम इतना ज़्यादा इनका यूज़ कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ों का, कि अभी हमारे शरीर में, हमारे खून में मिल चुकी है और ये कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर कॉजिंग है। इसलिए हम ये कर रहे हैं, बायोप्लास्टिक को यूज़ करके ये दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हमने ये सेम टाइम पे इधर प्लास्टिक डाला था और इधर बायोप्लास्टिक डाला है, ये ऑलमोस्ट डिकम्पोज होने वाला है। ये ऐसे ही है, ये चाहे इनको हम 1000 साल बाद भी देखेंगे ना, ये सारे ऐसे ही रहेंगे। इनको कम से कम मिलियंस ऑफ, लाखों साल लग जाएंगे बिल्कुल मिट्टी डिकम्पोज होने। ये हमने इनऑर्गेनिक तरीके से प्रिपेयर किया। ये रियल में भी देखने में इस तरह का ही होता है, अगर किसी ने देखा हो तो। और तानिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में? कहना दो क्या? क्यों नहीं? बताओ। यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ जी। पूछो। कहो थोड़ा सा, मतलब बायोप्लास्टिक कैसे यूज़ हो सकता है और बनता कैसे? अच्छा, जो हमने बायोप्लास्टिक बनाया है, क्या मतलब? सर आप हल्का सा कुछ कहना चाहिए, मतलब बायोप्लास्टिक का यूज़ क्या है? डिग्रेडेबल है, इस वजह से आप यूज़ कर रहे हैं कि कुछ और यूज़ भी है? हाँ, तभी जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और अगर हम ये मतलब नॉर्मल प्लास्टिक यूज़ करें तो इसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये 10-20 दिनों में डिकम्पोज होता है। ये मिट्टी में भी कर सकता है और वाटर में भी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या मैडम? कल्पना। तो आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 235 है, जो हम 2 to 5% लेते हैं, कंटेंट लेते हैं, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे तो वो एज अ वेपन यूज़ होगा, और जो लैबोरेटरीज़ में होता है तो वो ब्लास्ट वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर जो ये यूरेनियम 235 है वो स्प्लिट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। तो उसके बाद यहाँ से वो स्टीमर में जाता है, जो हीट जनरेट होगी या न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स की वजह से जो स्पीड जनरेट होगी वो बॉईल करेगी वाटर को स्टीमर में। तो जो वाटर बॉईल होगा, जो उसके लाइट पार्टिकल्स होंगे, वाटर वेपर जो लाइट होगा, वो टर्बाइन में जाएगा, वो उसमें रोटेट करेगा, जिससे हीट प्रेशर जनरेट होगा, जो कंडक्टर में जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और बट जो वेट वेपर्स होता है वो भी बच जाता है, तो वो क्या करता है, स्टीमर से वो कंडेंसर में जाता है ताकि प्रोसेस फिर से रिपीट हो सके। तो मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाने में ही वो है प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी में कैसे यूज़ हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई ऐसा रिसोर्स है जिसमें ये चीज़ यूज़ हो सकती है? ऐसा तो पता
पता नहीं अभी तो मेरे को नहीं पता। चलो थैंक यू कल्पना। थैंक यू। ओके, ये आपका ग्रुप है। थैंक यू सो मच आप सबका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम युवराज है और मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये हमारा वर्किंग प्रोजेक्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ हल्का सा भी वाटर पोल्यूशन। आप अपने मतलब कि ग्रुप मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? इनका नाम क्या है? इनका नाम भी नीता है। आपका सर? मेरा नाम आर्यन नेगी। एंड आपका सर? साहिल बातचीत। आप भी हो? आपका अंशु? 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लोग हैं आप, तो आप एक्सप्लेन करोगे अब? ये हमारा वर्किंग मॉडल है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड प्यूरिफिकेशन। ये डिफाइन करेगा प्रेजेंट वर्ल्ड की कंडीशन को जो आज हमारा पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स यानी कि बात करें तो फेस कर रहा है। वाटर पोल्यूशन एज वेल एज एयर पोल्यूशन, हर तरह के पोल्यूशन को फेस कर रहा है आज का वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश की है, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्शन हो गया और हमारा सॉइल रिग हो गया, मतलब जहाँ से आपका मैक्सिमम पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं वाटर में, ठीक है। और जहाँ से उसके साथ हमने थोड़ा सा आपका एसिड रेन को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आपका जो वाटर है थोड़ा सा पीएच स्केल में उसमें वेरिएशन होता है, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक होता जाता है आपका वाटर, जिससे हमारा जो मैन है या फिर मेजर इंडिया का मेजर मोनूमेंट्स में आपका ताजमहल आता है, उसका जो कलर फेडिंग है वो भी इसी से हो रहा है, यानी कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। जिसकी रिएक्शन भी वहीं पे हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका कैल्शियम सल्फेट बनता है, थोड़ा सा येलोविश होता जा रहा है आपका ताजमहल। इसका भी यही रीज़न हम बताना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमने इसमें प्यूरिफिकेशन को भी ऐड किया है। जब आपका सारा वाटर पॉल्यूशन हो गया अपने लेवल पे, हम इसको कैसे थोड़ा सा प्यूरीफाई कर सकते हैं। ऑल्दो इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली भी प्यूरीफाई किया जा सकता है, बट हम अपने स्केल पे या फिर अपने लेवल पे इसको किस तरह से प्यूरीफाई कर सकते हैं वो हमने इसमें डिफाइन करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें इक्वाइपमेंट्स की, हमने इसमें वाटर पम्प्स को भी यूज़ में लिया है। शुरू कर। आपका नाम क्या है मैडम? Good afternoon, my name is Sanuja Kashyap. I am student of BSc final year. Today I am representing model that is based on water purification plant and water distillation. तो सबसे पहले water purification plant, जैसे कि हम लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर काम के लिए, पीने से लेकर हाउस होल्ड वर्क हो गया, इंडस्ट्रियल वर्क हो गया, लेबोरेटरी में हमको पानी की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम लोगों को पानी इतना प्रोवाइड नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास पानी की इतनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जो है भी वो भी धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रहे हैं। तो हम लोगों को पानी को प्योर करना है ताकि हम उसको अपनी डेली यूज़ में यूज़ कर सकें। तो हम उसके लिए हमने यूज़ किया है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। वाटर प्यूरिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनइम्प्योरिटीज़ टू गेट प्योर एंड हेल्दी वाटर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिसीविंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर में हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं सारी जगह से जो भी हमारे पास वाटर इम्प्योर वाटर होता है, जैसे हमारे घर के सिंक्स होते हैं या फिर कोई रिवर होगी, लेक्स होगी, सारी चीज़ें वो हम इसमें कलेक्ट करेंगे। फिर वो जाता है सेकंड स्टेप में, जो प्रीलिमिनरी स्टेप है, जिसमें 2 स्टेप्स आते हैं, स्क्रीनिंग एंड स्किमिंग। तो सबसे पहले हमारे पास है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हमारे पास एक स्क्रीन लगी होती है इस टाइप की, उसमें जो मतलब जितने भी बड़े बड़े हमारे पास जैसे वुड लॉग हो गए, पॉलीथीन बैग्स, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें वो हमारे पास स्क्रीन से पीछे रह जाती है और जो वाटर है वो आगे निकल जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है स्किमिंग। स्किमिंग में हमारे पास होता है जैसे पानी के ऊपर ग्रीस एंड ऑयल होता है, तो वो सारी चीज़ें इस टैंक में सेपरेट आउट होती है। वैसे भी जो पानी हमारे पास ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो वो सरफेस पे पहले से होता है, बट जो थोड़ा बहुत नीचे रह जाता है वो हमारे पास इसमें एयर सस्पेंशंस लगे होते हैं, एयर डिफ्यूज़र्स लगे होते हैं, उसकी हेल्प से वो बबल की फॉर्म में ऊपर आ जाता है। फिर यहाँ पे हम उसको बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे पास स्किम्ड ऊपर वाला जो स्किम आउट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास सेडिमेंटेशन, जो एक पार्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट का। तो इसमें सेडिमेंटेशन में जो हम है वाटर को रखते हैं 2 to 4 आवर के लिए स्टेबल। हाँ, उसको थोड़ा भी नहीं हिलाना होता है। फिर उसमें जो सेडिमेंट्स हैं वो डाउन हो जाते हैं और जो वाटर है वो ऊपर फ्लोट करता है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है परकोलेशन। अब इसके आगे आई डोंट नो इसके आगे दूसरा कोई एक्सप्लेन करेगा। कहाँ है ये? नहीं अरुण ब्रो आओ, आपकी बारी। मेरी बारी, सारा बोल दिया। नहीं परकोलेशन यहाँ तक बोला मैंने। इनका परकुलेशन सर। तो जो मैं वाटर
सेडिमेंटेशन के बाद मिलता है, तो उसका हम हल्का सा जोर से बोलेंगे सर आप। हैं पर्कुलेशन में। पर्कुलेशन होती क्या है? पर्कुलेशन हम पर्कुलेशन चैम्बर में करते हैं। पर्कुलेशन चैम्बर या तो सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर टैंक्स होते हैं जो कि 3 लेयर्स से बनते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट लेयर होती है सैंड की, और मिडल लेयर होती है कोल की, और जो बॉटम लेयर होती है वो बनती है क्ले की। ये पर्कुलेशन चैम्बर में जो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन का वर्क है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही किया जाता है, इसलिए विंटर्स में कई बार ऐसा होता है कि इसकी एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। यहाँ से फर्दर जब हम फर्दर आगे इसको सर्कुलेट करते हैं वाटर को, तो वो जाता है स्लज डिस्पोजल में। स्लज डिस्पोजल में होता क्या है, जो हमारे पास पार्टिकल्स रह जाते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, तो वहाँ से उसको हीट अप करके फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी मेथड से। उसके बाद जब हम इसको आगे सर्कुलेट करते हैं तो वहाँ पे वाटर को यहाँ तक वाटर वैसे प्योर वाटर फॉर्म में मिल जाता है। उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती हैं छोटी मोटी, जिनको क्लोरीनेशन से, जिसमें एक्टिव क्लोरीनेशन मतलब जिसमें एक्टिव क्लोरीन होता है, ऐसे कंपाउंड डाल के हम पानी को यहाँ पे प्योर वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ से कि वो कलेक्टिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है और वहाँ से डोमेस्टिक यूज़ के लिए अलग अलग घरों में सर्कुलेट कर दिया जाता है। थैंक यू। तो यार आपने पानी पिलाया सर आप क्यों जैसे कि हमारे को अरुण ने बताया, ये एक क्या जो इस प्रोसेस से हमारे को पानी मिलता है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें अभी भी बहुत सी इम्प्यूरिटीज़, मिनरल्स रहते हैं, तो ये 100% प्योर नहीं होता है। तो 100% प्योर वाटर प्रोड्यूस करने के लिए हम एक और प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो बेसिकली डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड द सेपरेशन ऑफ द लिक्विड्स। इसमें हम लिक्विड्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की मदद से उनको हम सेपरेट करते हैं। जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट हो वो पहले बॉयल होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके कंडेंसर से होके वापस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो उसी फ्लास्क में रहेगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं होता है। इस तरह से हम 2 लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए हम सॉल्टी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं कि सॉल्ट वाटर नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो ईजिली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, और वाटर का हमारे को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे, नीचे ये डेस्टिलेशन फ्लास्क है, जब इसको हीट करेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचेगा तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और वेपर्स यहाँ कंडेंसर से होते हुए वापस से कंप्रेस होके वापस लिक्विड बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला हमारे पास 100% प्योर वाटर होगा, और जो पीछे रेजिड्यू बच जाएगा वो हमारे पास सॉल्ट रहेगा जो नॉन वॉलेटाइल है और वेपर नहीं होता है, तो वो रेजिड्यू ऐसा रह जाएगा और हमारे पास 100% प्योर वाटर मिलेगा। तो ये प्योर वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है, ये लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज़ होता है, एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज़ होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। बस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तमन्ना जी का एक्सप्लेन कर दिया तनुजा ने। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने ग्रुप के बारे में? कितना टाइम लगा आपको ये प्रोजेक्ट में? 5 दिन लगे। कितने पैसे? 4,500। और वो भी सर बोलते कि बेटा इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, जो टाइम हमने दिया उसका क्या। थैंक यू तमन्ना जी। थैंक यू आपका। चलिए, मेरा नाम विकास है और जो मेरा साथी है गौरव ब्रेटू। और 2 नहीं बनाया आपने? और एक है, कहाँ है हमारा तीसरा? अमिन भाई, ठीक है। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है ना, ये इंस्पायर है जो हमारा इंडिया का भी हुआ था मून के लिए, चंद्रयान 3 पे। तो हम ये दिखा रहे हैं कि जो मून पे वो भेजे जाते हैं, रॉकेट भेजे जाते हैं, वो किस स्टेज पे वो करते हैं, वर्क करते हैं, और किस तरीके का उनका कैसे भेजा जाता है, वर्किंग रहता है, और वो उनके मतलब यूज़ क्या है जो हम भेज रहे हैं। तो जो सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग होगी, ये लॉन्च हुआ। उसके बाद जो ये साइड वाले हैं ये मतलब इसके बूस्टर टाइप के हैं, ये इसको अब थ्रस्ट देंगे अर्थ से एस्केप करने के लिए ऑर्बिटर तक। तो जैसे ये ऑर्बिटर में स्पीड कितनी होनी चाहिए? 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जैसे ये ऑर्बिटर में इसको निकाल देगा, उसके बाद ये इससे डिटैच हो जाएंगे ताकि वेट हल्का हो जाए, क्योंकि इनका यूज़ हो गया, इनका वर्क इतना ही था। और इसमें जो क्या नहीं फ्यूल का नहीं, इसको अर्थ से बाहर मतलब एस्केप वेलोसिटी देगा ना, बूस्ट करके वो करके ब्रश करके, तो उस टाइप से फिर ये डिटैच हो जाएगा वहाँ पर। और ये जैसे ऑर्बिटर में पहुँचेगा ना, तो ऑर्बिटर में हम इसको स्ट्रेट नहीं भेज रहे हैं, हम इसको पैराबोलिक में पाथ में भेज रहे हैं ना। तो ऑर्बिटर में जाएगा और इस वो में भेजेंगे हम कि ऑर्बिटर में रोटेट करता रहेगा।
ऑर्बिट में रोटेट करेगा और उसके बाद हम उसको हल्का हल्का, जब इनिशियल पॉइंट में आएगा ना जहाँ से हमको उसको मून की ओर वो करना है, तो हम वहाँ पे उसको थ्रस्ट देते रहेंगे हल्का हल्का। एक थ्रस्ट दिया, वो थोड़ा बाहर गया और इनिशियल उसी पॉइंट पे आया। ऐसे करते करते हम एक दिन उसको मतलब जब तक वो इतनी वेलोसिटी गेन ना कर लेना कि वो मून की ओर बड़ा इजीली चला जाए, तब तक हम उसको रोटेट करते जाएंगे। और जैसे ही वो फाइनल स्टेज आ जाएगी, हम लास्ट थ्रस्ट देंगे इसको इस वाले से, इसमें भी फ्यूल है, और जब इसको थ्रस्ट देंगे तो ये चला जाएगा और डिटैच हो जाएगा। तो जो लास्ट पोर्शन है ये वाला कैप्सूल जो कैरी कर रही है अपने साथ लैंडर और रोवर, वो जाएगा और मून के ऑर्बिटर में पहुंच जाएगा और वहाँ भी वही प्रोसेस होगी। वहाँ भी वो रोटेट कर रहा है और हल्का हल्का हम उसमें थ्रस्ट दे रहे हैं और इस टाइम इनसाइड की ओर दे रहे हैं ताकि वो उसके सरफेस की ओर जाए। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब वो बिल्कुल आ जाएगा कि हम इसको थ्रस्ट दें और वो नीचे जाए। और वो ऐसा भी नहीं कि एकदम से। सर लॉन्च कैसे करता है, जो मतलब कि अगर हमने लैंड करवाना है ना कोई चीज़, तो वो मतलब कैसे जाएगा? वो थ्रस्ट यूज होते हैं ना इसमें, थ्रस्टर्स जैसे ये है, मतलब इनमें फ्यूल है, वो हौले हौले हम वो करेंगे, बैलेंस में है ये, हम उनको बंद करेंगे हल्का। जैसे वो थ्रस्ट दिया हमने पहले, वो थोड़ा सा पुश अंदर करेगा, फिर वो रिवॉल्व कर रहा है और फिर थ्रस्ट देंगे, फिर वो थोड़ा इनसाइड उसको पुश करेगा। ऐसा करते करते एक टाइम आ जाएगा कि वो फॉल करेगा। उसके बाद जब थ्रस्ट देंगे हम फाइनल, जब ये लैंडर रह जाएगा, लैंडर इसके अंदर रोवर है, लैंडर को हम थ्रस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा, बैलेंस बनाएंगे थ्रस्ट की हेल्प से, फिर उसको फॉल करेंगे, फिर थ्रस्ट दिया, फिर वो मतलब स्टेबल किया हमने। फिर हम स्टेज डिफरेंट वो कर रहे हैं कंप्यूटर वो से, जो कंप्यूटर पे एडवांसमेंट हुई है ना, वो हमें बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो चंद्रयान 2 गया था ना, उसका ऑर्बिटर वहाँ था, वो हमें हेल्प कर रहा है बड़ा भारी कॉम्बिनेट करने के लिए। तो थ्रस्ट देते रहेंगे, हौले हौले वो नीचे जाता रहेगा और इसी तरीके से हम उसको सॉफ्ट लैंड कर देंगे थ्रस्ट की हेल्प से। फिर कुछ टाइम बाद इससे ओपन हम इसको कमांड देंगे और वो इधर एक डोर होता है, वो ओपन हो जाएगा और रोवर बाहर आएगा, फिर रोवर चलेगा। कमांड ही है। थैंक यू सो मच विकास एंड टीम, थैंक यू। हाँ फोटो ले ले। सॉरी थोड़ा रोवर रह गया था, तो ये है रोवर जो मतलब कि इंडिया ने वहाँ पे भेजा है। ऐसा मेनली मतलब इसमें जो मून का वो है ना सॉइल, उसमें मिनरल ढूंढने की ट्राई करेगा। और हमने ऐसे साउथ पोल पे वो किया है, साउथ पोल पे मून के, क्योंकि साउथ पोल जो मून का है ना, वो उसमें क्रस्ट पाए जाते हैं गड्ढे। उम्मीद की जा रही है जैसे मतलब एटमॉस्फेयर है नहीं मून में, तो या तो उसमें वाटर, अगर जहाँ पर डे है वहाँ पर टेम्परेचर इतना है कि वो 140 के करीब है, तो एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। और जहाँ सनलाइट नहीं आ रही है वहाँ का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस तक है, तो वहाँ पर जो वाटर होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्रस्ट है, और क्रस्ट के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ बिलियंस ऑफ ईयर से सनलाइट नहीं आई है, तो वहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि हम वहाँ पर वाटर सॉलिड फॉर्म में हो सके। तो लैंडर और रोवर दोनों में कुछ कंपोनेंट ऐसे लगे हैं जो वहाँ पर इस चीज़ की वो फाइंड आउट करेंगे, पुष्टि करेंगे। और ये फर्स्ट वो था जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है इसरो की वहाँ पर, और इंडिया ने की है सबसे फर्स्ट। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जो चांद है ना, उस पे आपके मतलब कि साउथ पोल पे 14 दिन रहते हैं, और 14 जो मून का लूनर डे है वो मतलब अर्थ के 20 डेज के इक्वल है। उसमें 14 दिन का दिन है और 14 दिन की रात है। और मतलब इसकी जो वर्किंग होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 दिन की होगी, क्योंकि ये इतना वो नहीं है, अभी एडवांसमेंट नहीं है इनमें, तो उतना माइनस में टेम्परेचर ये नहीं वो सह पाएगा। इसलिए जब तक वो है, तभी हमने इसको अगस्त में 23 के वो किया था, क्योंकि तब वो फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा था डे का, जब उसमें सनलाइट आ रही है, तो ये सनलाइट में ही वर्क करेगा और उस पर आज स्लीप। ठीक है सर, थैंक यू। नेम क्या है सर? रुशल चौहान। माय नेम इज़ रुशल चौहान। आप अपने ग्रुप मेंबर्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? ग्रुप मेंबर्स को? ये सब मेरे ग्रुप मेंबर्स है। ठीक है, इनका नाम क्या है? आस्था। आपका नाम क्या है? साक्षी कपाटिया। साक्षी। एंड आपका? नेहा। और आप? ठीक है सर। तो कुशल, रुशल, सॉरी आई एम सो सॉरी रुशल। तो क्या बताना चाहेंगे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में? तो सर ओके, हमारा मॉडल है सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर। ओके। हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की रेन वाटर से। ठीक है। सबसे पहले हमने रेन वाटर कलेक्ट किया है यहाँ पर, जो भी आया, और उसको हमने कंटेनर में कलेक्ट किया है थ्रू पाइप, जो भी हाउस में हमारा आया। जब हमने उसको कंटेनर में कलेक्ट किया है, फिर उसके थ्रू हमने पाइप जोड़ के टरबाइनर पर वो पानी जोड़ा है, जिससे हमारी टरबाइन घूम रही है। और हमारी जब टरबाइन घूमेगी, टरबाइन हमने मोटर से वो किया, हमारी टरबाइन जैसे घूमेगी हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और मोटर स्टार्ट के साथ हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फिर घर को इसको हमने घर को जोड़ा, कनेक्ट किया है। हाँ जी। और सेकंड है हमारा मेकिंग रोड्स बाय प्लास्टिक। फ्रॉम प्लास्टिक। सबसे पहले हमने कलेक्टर
प्लास्टिक की बॉटल्स है, चिप्स के पैकेट्स है, टॉफीज के, वो सब जितना भी प्लास्टिक को हमने इकट्ठा किया हुआ है, उसके बाद उसको मिक्स कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक जगह, उसको क्लीन अप कर दिया, फिर कटिंग में उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके उसको बिल्कुल साफ कर दिया हमने प्लास्टिक को। फिर उसके बाद हमारी प्रोसेस है हीटिंग की, जिसको हम बायोरिएक्टिंग एंजाइम के साथ उसको हीटअप करेंगे। फिर जब वो हीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम उसको कन्वेयर में ले जाके मिक्सिंग में दोबारा से करेंगे। मिक्सिंग किसके साथ करेंगे? हम उसकी बिटुमन के साथ या जो भी कार्बन के प्रोडक्ट्स है जो हमने। एक क्वेश्चन सर, मिक्सिंग यहाँ पे आपने 2 बार रखी है, 2 अलग अलग चैम्बर है कि सेम ही है? नहीं, ये सेम ही चैम्बर है, बस ये कि मिक्सिंग हो रही है उस चीज़ की जो हमने रोड में जो और लगता है उसके साथ उसको मिक्स किया और फिर हमने इसको कैरी किया है रोड के लिए और हमने प्लास्टिक के रोड्स तैयार किए हुए हैं। थैंक यू रुशल, एंड आप लोगों का भी थैंक यू सो मच। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? कितना टाइम लगा आपको इस प्रोजेक्ट में को बनाने में? कितना? 1 नाइट। गुड यार, अच्छा प्रोजेक्ट है। थैंक यू रुशल एंड कंपनी, थैंक यू। आप बताओ आपका नेम क्या है? मेरा नाम ज्योति ठाकुर है और ये जो मेरा मॉडल है वो एक क्वेश्चन पे बेस है कि आइस जो है वाटर पे फ्लोट क्यों करती है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की आइस क्यूब हमने बनाई थी, अभी पिघल गई है। अगर आप इस वाले आइस क्यूब को, ये नॉर्मल आइस है, इसे आप डालेंगे तो ये वाटर पे इस तरह फ्लोट करती है जैसे ये करती है। पर अगर आप इस वाले आइस को डालते हैं तो ये वाटर में सिंक कर जाती है। ये इसका कारण ये है, इसका कारण जो है इनकी डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। इसको किससे प्रिपेयर किया है आपने? हाँ, ये जो हमारी आइस है ये प्रिपेयर हुआ है शुगर प्लस वाटर के सॉल्यूशन से। ओके। अच्छा, तो जो नॉर्मल आइस होती है, पहले हम जान देते हैं कि नॉर्मल आइस वाटर पे फ्लोट क्यों करती है। क्योंकि उसकी जो टेट्राहीड्रल 3 डायमेंशनल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होती है जिसमें वेकेंट स्पेसेस होते हैं, जिसमें जो है एयर लॉक हो जाती है। इससे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है क्योंकि ये आपस में बहुत दूर दूर है। और ये स्ट्रक्चर भी ये एक चीज़ दिखाती है। तो इस स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम यहाँ शो करें कि ऑक्सीजन एटम 2 कोवलेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन एटम से जुड़ी हुई है और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ 2 और हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेरेटिवली मोर लॉन्गर और वीकर बॉन्ड होता है। इसी बॉन्ड की वजह से जो है ये क्लोज पैक्ट नहीं हो पाते, इसीलिए इस तरह से वेकेंट साइट बन जाती है, आपस में दूर दूर रहते हैं, इसीलिए वेकेंट साइट बनती है। इस आइस को सिंक होते हुए देख सकते हैं हम? हाँ, इस तो पिघल गई है पूरी तरह से, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल है? हाँ, ये आइस पिघल गई है। अच्छा, तो इस आइस में होता ये है कि ये जो वेकेंट साइट है वो शुगर से फिल हो जाती है। शुगर से फिल हो गई तो इसकी डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए थोड़ी भी अगर वो बची होती है ना डालते ये सिंक कर बस इतनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और आपके ग्रुप मेंबर्स नहीं है आपके साथ अभी? मेंबर अभी पर ही गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, आपका नेम क्या है मैडम? इशिता शर्मा। इशिता शर्मा। और आपका मैम? मैं नहीं? ओके। हमने बनाया रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिसमें जो भी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है लाइक सन है, वाटर है और विंड है, उससे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करनी है। जैसे कि ये हमारे पास विंड मिल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब विंड चलती है तो इसके ये ब्लेड्स घूमते हैं राउटर के थ्रू, ठीक है। घूमेंगे तो फिर इसमें जो जनरेटर है अंदर वो घूमेगा और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेगा। वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके जो ये हॉलो टावर है इसमें यहाँ पे पहुँचाएगा और यहाँ पे स्टोर होगी वो एनर्जी। वैसे ही जो हमारा सोलर है इसमें हमारे पीवी मॉड्यूल्स, ये पीवी पैनल्स ये होते हैं और ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वैसे ही हमारे पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, वो जैसे डैम होते हैं, डैम से पानी निकलेगा तो पानी के फ्लो से टरबाइन घूमेगी, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। थैंक यू सो मच। हमारा जो बेस्ट जल्दी से बता सर बेसिकली जो सर हमारा स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पर जिस हमने एलिमेंट को फोकस किया वो कार्बन है। सर जो हम सेंटर में देख रहे हैं, सर सेंटर में ये न्यूक्लियस है जो कि बना है आपका न्यूट्रॉन से, जो वाइट से डिपिक्ट कर रहे हैं, और सर जो ग्रीन प्रोटॉन से डिपिक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस ये हमारा मेन जो पूरा एटम होता है उसका पूरा का पूरा वेट होता है वो न्यूक्लियस पे होता है और इनको हम इकट्ठे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब जब आप ये देख रहे हैं ये हमारा ऑर्बिटल है, एक जो एटम होता है उसके अराउंड ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हमारे को बोहर ने बोला था। जो आप ये देख रहे हैं रेड कलर के बॉल्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो अंदर आप देख रहे हैं 1s शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बेसिकली बॉन्ड बनाने के काम नहीं आता है। एंड अगर जो आप ये देख रहे हैं 4 बॉन्ड, ये हमारा वैलेंस शेल है जो कि 2s एंड 2p2 को डिपिक्ट कर रहा है। ये जो आपका शेल होता है ये बेसिकली काम करता है जो बॉन्ड बनाना है आपने।
कार्बन बोर्ड का नाम बोर्ड की सर बेसिकली सर जो ये 4 बॉन्ड है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से कार्बन आपके 4 बॉन्ड में आ पाता है। अब सर कार्बन ही क्यों लिया? कार्बन बेसिकली इसलिए लिया क्योंकि कार्बन अबंडेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, और कार्बन एक ऐसा आपका एलिमेंट है जो कि बहुत सारे एलोट्रॉप्स फॉर्म कर सकता है। एलोट्रॉप्स मीन्स उसके अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे आप ग्रेफाइट देखेंगे, पेंसिल की नोक है, सबसे ज़्यादा ब्रिटल है, और अगर आप डायमंड देखेंगे, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्रेफाइट देखेंगे सर आप, सर ग्रेफाइट नॉन कंडक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है सॉरी। एंड आप डायमंड देखेंगे, डायमंड नहीं करता है। सो कार्बन एक ऐसी चीज़ है सर जो इसका जस्ट स्ट्रक्चर आपने चेंज करना है। स्ट्रक्चर चेंज करते हैं सर, उसकी की पूरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। कार्बन सर अगर आप अर्थ में देखेंगे 4th सबसे अबंडेंट है आफ्टर हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। एंड अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, बॉडी में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है सर। एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कार्बन हमने इसीलिए लिया एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि कार्बन अच्छा है। यस, बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने, और एक्सप्लेन भी अच्छा किया। सिंपल है पर कम से कम कॉन्क्रीट और सर बेसिकली बनाया है। एटॉमिक नंबर 6 है, हम भी 6 ही है सर। शाबाश। कार्बन नाम क्या है मैम? पूजा। कौन सी क्लास में हो? BSc 3rd ईयर। BSc 3rd ईयर। किस बारे में आपका प्रोजेक्ट? हमारा रोड मेकिंग बाय प्लास्टिक वेस्ट। अच्छा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ना, प्लास्टिक वगैरह, बॉटल्स वगैरह, तो फिर इनको पहले क्रश करते हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद मेल्ट करेंगे इनको। मेल्ट के साथ जो वो मिक्सर में रोड़ी और डामर होता है ना, हाँ जी। तो रोड़ी और डामर के साथ मिक्स करके इनको रोड को ले जाते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि प्लास्टिक डिकम्पोज हो रहा है, और सबसे पहले, और उसके बाद सेकंड वो है कि प्लास्टिक, हाँ बस लाने में इससे बोली नहीं जाना। तो फिर उसके बाद खर्चा कम होता है। जैसे कि अगर रोड़ी और डामर सिंपल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा खर्चा लग जाता है डामर, और अगर प्लास्टिक यूज़ किया तो डामर जो है वो कम यूज़ होगा, थोड़ा 1 टन कम यूज़ होगा, ये फ़ायदा। और जो गड्ढे वगैरह होते हैं ना नॉर्मल रोड में, तो अगर प्लास्टिक के साथ यूज़ करेंगे तो वो नहीं होगा, गड्ढे नहीं होगा, इससे रिश्ता पानी का। थैंक यू पूजा, थैंक यू सर। नाम क्या है? माई सेल्फ हिमानी शर्मा, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपली मीन्स टू कंजर्व रेन वाटर। तो हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारी बारिश होगी, ओके, तो हम उसको सबसे पहले तो हमारे रूफ टॉप पे उसको कलेक्ट करेंगे, कोई भी हम इसमें टैंक बना देंगे जिसमें हम उसको कलेक्ट करेंगे उस रेन वाटर को। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फिल्ट्रेशन का, ताकि वो आगे फर्दर यूज़ हो सके, क्योंकि अगर हम इसमें इम्प्यूरिटीज़, उससे जब तक हमने इम्प्यूरिटीज़ नहीं हटाई तब तक वो यूज़ नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और आफ्टर फिल्ट्रेशन हम करेंगे उसे स्टोर। और जब हमारा स्टोर पानी हो जाएगा, जो हमारा पानी फिल्टर होकर स्टोर होगा, उसको हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे हमने इस मॉडल में दिखाया, हम उसको गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम अपने कैटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम कार वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं, और हम उसको अपने हाउस होल्ड वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स, अपने वॉशरूम्स के लिए। और इसमें एक बात है, जो हमारा रेन वाटर है वो हम 2 टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो है प्लेन रूफ पे, जैसे हम कोई भी ये चैम्बर बना देंगे, उसमें हमारा पानी कलेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज़ हमारा इंक्लाइन सरफेस है, जैसे मैक्सिमम ऐसी छतें भी होती है घर पे, तो उस पर हम कर सकते हैं कि साइड में इसमें कोई चैम्बर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें सिर्फ नॉर्मल पाइप लाइन जोड़नी है, और फिर एक किसी भी चैम्बर में कलेक्ट करना है पानी, और बाकी तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सेम ही होगा। थैंक यू। थैंक यू मैडम। कितना टाइम लगा आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में? इसको बनाने में हमें मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन लगे, और हमने ये वेस्ट चीज़ों से बनाया है। जैसे आप देख ही सकते हो, हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, और अपने घरों में जो वेस्ट डब्बे होते हैं उसका यूज़ करा है, और नेचुरल चीज़ें जैसे मिट्टी, एल्गी वगैरह इस चीज़ का यूज़ किया है। थैंक यू हिमानी। थैंक यू। हेलो मैडम, आपका नेम क्या है? चलो Come on, you can do it. सब अच्छा नहीं आ रहे। नेम क्या है आपका? इतने नजदीक मत रखो। अब शुरू करो। अब शुरू किया है। नेम क्या है आपका? स्मृति ठाकुर। ठीक है, आप अपने ग्रुप मेंबर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नेम्स? मेरे ग्रुप मेंबर्स का नाम है आस्था, दिव्या और आंचल, और आज हमारा टॉपिक है एसी रेन के ऊपर। क्या?
इस एसिड रेन के ऊपर। अच्छा। जो एसिड रेन है उसमें हम उसके बेस पे हमने मॉडल बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैक्ट्रीज है। लाइक एसिड रेन में क्या होता है, कहा जाता है कि जो मानसून की पहली बारिश है उसको एसिड रेन, वो एसिडिक होती है क्योंकि जैसे हमारी फैक्ट्रीज है पूरे साल भर में कितना गैसेस छोड़ती है, कितनी हार्मफुल गैस जैसे नाइट्रोजनस गैस, SO3, SO2, ये जो गैस है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाती है। देन ये कंडेंस हो जाएगी एंड कंडेंस होने के बाद ये जब रेन फॉल होगी तो वो एसिडिक होगी। जो एसिड रेन की pH है वो 4 है एंड जो नॉर्मल वाटर है उसकी 5.5 है। सो इसमें क्या है कि जो फैक्ट्रीज है यहाँ से जो है हार्मफुल गैस माचिस नहीं मिली हमको, बोलो या हार्मफुल गैसेस है होगी, फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। देन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेन वो इसके बाद क्या होगा, जो उस एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो डिफॉरेस्टेशन भी कर सकती है, हमारी सॉइल में इफेक्ट पड़ेगी, हमारे प्लांटेशन में इफेक्ट पड़ेगी, हमारे जो एनिमल्स है, एक्वेटिक लाइफ है, उन सब में इफेक्ट पड़ेगी। इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो स्किन कैंसर, इचिंग वगैरह, बस यही है। और ताजमहल के एग्जांपल, अगर ताजमहल का भी बहुत बड़ा एग्जांपल है, हमने कुछ देखा है कि आने वाले जो सालों में वो ताजमहल का जैसे कलर चेंज हो रहा है और डिकलरेशन हो जाएगी। यस, वाइट से वो येलो की ओर होते जा रहा है। सो क्योंकि ताजमहल जो मार्बल से बना है, जो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट है वो उसके साथ रिएक्ट कर देगा एसिडिक रेन के साथ एंड देन उसका कलर भी चेंज हो रहा है। और आईफिल टावर का भी एग्जांपल है, उसमें कोरिजन हो रहा है। सो व्हीकल्स जो आजकल जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, इसका मेजर रीजन है। थैंक यू सो मच। आस्था आपका नाम है? डालना मत कहीं। तो कितना टाइम लगा आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में? 2 हफ्ते। सही में? अकेले? चलो थैंक यू सो मच। ये भी है? ये आप एक्सप्लेन कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं करता। कर लोगे? आओ वो करेगा वो बारे में। ठीक है, एक्सोटिक फिशेस वाला। रुको एक चार्ट भी सेकंड। सुंदर सा है, आप सुने? ओके बोलो। ये तो वही चार्ट है जो मैंने देखा था। मैं वही एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। चलो हो जाओ शुरू। ऑर्नामेंटल फिशेस को हम लिविंग ज्वेल्स भी कहते हैं। ऑर्नामेंटल फिशेस हम अपने घरों में रखते हैं एज अ स्पेसिमेन, एज अ डेकोरेटिव, फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए। तो ऑर्नामेंटल फिशेस कई तरह के होते हैं। जो मेनली ऑर्नामेंटल फिशेस है वो सी के सरफेस में होती है जहाँ लाइट आती है। लाइक जो डीप सी फिशेस होती है वो ब्राइट कलर की नहीं होती है और वो डल सी होती है, इसलिए वो एज अ ऑर्नामेंटल फिशेस लिया जाती है। इनका जो साइज है वो मेनली स्मॉल होता है, ये ब्राइट होती है, कलरफुल होती है। 2 तरह की है, इंडिजीनियस एंड एक्सोटिक। मेनली हम जो एक्सोटिक ज़्यादा है क्योंकि इंडिजीनियस को मेनली हम यूज़ नहीं करते, वो इंडियन ओशन में पाई जाती है। सो उसका जो बिजनेस पर्पस के लिए एक्सोटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्सोटिक में देखा जाए तो मोस्ट कॉमन गोल्ड फिश है एंड हमको पता है कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई। जापानीज कल्चर में बहुत ज़्यादा गोल्ड फिश का चल रहा है। थैंक यू। डालना मत कहीं भी। आज साइंस डिपार्टमेंट, बॉटनी एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एग्जीबिशन इन कंपटीशन करवाया जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, वेदर इट इज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और वाटर प्योरिफिकेशन, वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी हैव डिफरेंट चंद्रायन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विंड टर्बाइन, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट जिनमें उन्होंने बहुत मेहनत की है। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें सीखें, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करें सो दैट उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो हमारा मोटिव था। और ये हम मैक्सिमम हर साल एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी, अपनी माइंड को यूज़ करके उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा मॉडल बनाएं। बेसिकली हम वर्किंग मॉडल कहते हैं, नहीं भी हो तो हम दूसरा मॉडल रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको कहते हैं, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट व्हिच वाज योर फेवरेट मॉडल? मुझे बताने तो वाले नहीं हो आप, फिर भी फेवरेट तो बहुत सारे हैं, अब मैं एक को कैसे चूज़ करूं बिकॉज अभी हमने कंपाइल भी नहीं करा है। मेरे को मैक्सिमम मॉडल बहुत अच्छे लगे हैं, वेदर इट हैज़ बीन अबाउट योर there's a water purification and distillation, and then we have this bioplastic, the boy working on a bioplastic and tree spray oil. Then we have solar water heater which is one of the favorites. तो मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट जिस तरह से बच्चों ने उसको प्रेजेंट किया, बनाया और वर्किंगली करके दिखाया
एंड दैट वाज फैंटास्टिक। एट द लास्ट मैम, अगर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे इन द सेंस कि जिससे वो मोटिवेटेड रहे आगे के लिए भी मॉडल्स बनाए। I definitely every time tries to motivate my students not only to do good in studies because they have to come over in the world, अपना टैलेंट दिखाएं। अगर सर्वाइव करना है तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, जो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों में बाय द एंड वो मेरे से पास आउट होकर निकलें, दे गेट द आइडिया व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे कहाँ उनका इंटरेस्ट है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को पूरी तरह से वो यूज़ करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।